हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था पिछले चैप्टर में। अब यहाँ हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ, आंदोलन के कारण थे क्रिप्स मिशन के खाली हाथ। ब्रिटेन लौटते ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण की स्थिति में भारतीयों को अहिंसक असहयोग करने का प्रस्ताव तैयार किया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी के इस आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह संघर्ष शुरू करना क्यों जरूरी हो गया था, इसके 5 मुख्य कारण थे। क्रिप्स मिशन की नाकामी, पहला कारण, क्रिप्स मिशन के फेल होने से साफ हो गया कि अंग्रेज भारतीयों को कोई असली आज़ादी नहीं देना चाहते थे। ऐसे में चुप रहने का मतलब था अपने भविष्य को अंग्रेजों के रहमो करम पर छोड़ देना। भयानक महंगाई और किल्लत, दूसरा कारण, युद्ध के कारण बाजार में चावल नमक जैसी जो जरूरी चीज़ें थी उसके दाम आसमान छू रहे थे और उनकी भारी कमी हो गई थी। जनता में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा गुस्सा था। तीसरा, अंग्रेजों की दमनकारी भू नीति। जापानियों के डर से अंग्रेजों ने बंगाल और उड़ीसा के स्थानीय जो नाव थे वो जब्त कर लिए, ठीक है, ताकि जापानी उनका इस्तेमाल न कर सके। इससे वहाँ के जो स्थानीय मछुआरे थे और जो किसान थे उनकी रोजी रोटी छिन गई। असम, बंगाल, उड़ीसा में अंग्रेजों ने क्रूर और भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई। ठीक, आगे क्या कारण रहा, ब्रिटेन की कमजोरी का खुलना। दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सिंगापुर, म्यांमार और में शक्तिशाली ब्रिटिश सेना जापान से बुरी तरह हार गई थी। इस खबर से भारतीयों का हौसला जो है बढ़ा कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। लोगों का ब्रिटिश शासन से भरोसा उठ गया और उन्होंने बैंकों और डाकघरों से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। ठीक, आगे है क्या कारण, नस्लभेदी और अपमानजनक व्यवहार। जब अंग्रेजों ने बर्मा यानी म्यांमार और मलेशिया को खाली किया तो वहां के स्थानीय भारतीयों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया और केवल यूरोपीय लोगों को सुरक्षित निकाला। वहां 2 तरह की सड़कें बनाई गई, ठीक है, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क और यूरोपीय लोगों के लिए सफेद सड़क। ठीक, अंग्रेजों के इस रंगभेद और बर्ताव ने उनके बीच जो बचे कुचे सम्मान थे उसको भी मिट्टी में मिला दिया। बम्बई की बैठक और करो या मरो का महामंत्र देते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई, मुंबई जो अब है, वहां ग्वालिया टैंक मैदान जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास किया गया। प्रस्ताव की मुख्य बातें थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत और बिना शर्त जो है समाप्त किया जाए। अंग्रेजों के जाने के बाद देश में एक अस्थायी प्रोविजनल भारतीय सरकार बनाई जाए। अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मास मूवमेंट शुरू किया जाए। महात्मा गांधी को इस पूरे संघर्ष का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। गांधी जी का विभिन्न वर्गों को गुप्त निर्देश था, इंस्ट्रक्शन था। गांधी जी ने समाज के अलग अलग हिस्सों को साफ निर्देश दिया कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो क्या निर्देश थे, सरकारी कर्मचारियों से उन्होंने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वे सरकारी नौकरी से इस्तीफा न दे, ठीक है, लेकिन खुलकर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा और देशभक्ति की घोषणा कर दे। सैनिकों से कहा वे सेना न छोड़े लेकिन अपने ही देशवासियों और साथियों जो साथी भारतीय हैं उन पर गोली चलाने से साफ मना कर दे। छात्रों से कहा यदि उनमें पूरा आत्मविश्वास और हिम्मत हो तभी वे स्कूल कॉलेज छोड़ें और पढ़ाई बंद करके आंदोलन में कूदे। किसानों से कहा यदि जमींदार सरकार विरोधी देशभक्त है तो आपसी सहमति से तय लगान देते रहें, लेकिन यदि जमींदार सरकार का चमचा समर्थक है तो लगान देना पूरी तरह बंद कर दें। राजा महाराजाओं से कहा वो अपनी प्रजा जनता का साथ दें और स्वीकार करें कि असली संप्रभुता ताकत जो है वो जनता के हाथ में है। रियासतों की जनता से उन्होंने कहा वे अपने राजाओं का समर्थन तभी करें जब राजा अंग्रेजों के विरोधी हो और खुद को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करे। करो या मरो, डू और डाई। इसी मैदान से गांधी जी ने देश को एक छोटा सा मंत्र दिया, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी को आगे देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, आंदोलन का फैसला और युवाओं का नेतृत्व।
अंग्रेज सरकार आंदोलन के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने क्रूर दमन चक्र चलाया, ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को की सुबह सुबह ही अंग्रेजों ने गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं नेहरू, पटेल, आजाद आदि को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, आजाद चंद्रशेखर आजाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उन्हें गुप्त स्थानों पर जेल में डाल दिया। कमान जो है युवाओं के हाथ में, बड़े नेताओं के जेल जाते ही आंदोलन की कमान युवा और उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। आंदोलन स्वतः स्फूर्त सेल्फ ड्राइवन हो गया, यानी जनता खुद अपनी नेता बन गई। जब विद्रोह और भूमिगत अंडरग्राउंड गतिविधियां शुरू हुई, जनता का गुस्साए लोगों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर हमला किया, रेलवे लाइनें उखाड़ दी, बिजली टेलीफोन के तार काट दिए, डाकघरों, थानों और सरकारी इमारतों पर जबरन तिरंगा फहरा दिया। अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, पुणे में जो मिल मजदूर थे ने महीनों लंबी हड़ताल कर दी। गुप्त रेडियो लीडरशिप भी स्टार्ट हुआ। गिरफ्तारी से बचे नेताओं ने भूमिगत छिपे रहकर आंदोलन चलाया। उनमें जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन और बीजू पटनायक प्रमुख थे। उषा मेहता ने बंबई में एक गुप्त अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चलाया, जिससे आंदोलनकारियों तक संदेश और खबरें पहुंचाई जाती थी। बड़े बड़े उद्योगपतियों और आम जनता ने इन भूमिगत कार्यकर्ताओं को पैसे, छिपने की जगह और हथियार देकर भारी मदद की। देश में समानांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। इस आंदोलन की सबसे अद्भुत विशेषता यह थी कि देश के कई हिस्सों से भारतीयों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर अपनी खुद की सरकारें बना ली, जिन्हें समानांतर सरकारें कहा जाता था। स्थान, समय और नेता, उनके द्वारा किए गए मुख्य कार्य। तो बलिया, उत्तर प्रदेश, अगस्त 1942, केवल एक सप्ताह के लिए नेता चिंतू पांडे, उन्होंने स्थानीय कलेक्टर से सारी शक्तियां छीन ली और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। तामलुक, मिदनापुर, बंगाल, दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक सरकार रही। नाम जो है यहाँ पे जातीय सरकार। इन्होंने चक्रवात, तूफान पीड़ितों को मदद की। ठीक है, स्कूलों को सरकारी अनुदान दिया और एक सशस्त्र वाहिनी, विद्युत वाहिनी का गठन किया। वहीं सतारा, महाराष्ट्र में सरकार 1943 के मध्य से 1945 तक सबसे लंबी चलने वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी। नेता यहाँ के थे वाई बी चौहान, नाना पाटिल। यहाँ प्रति सरकार बनाई गई, इन्होंने जन अदालतें, न्याय मंडल लगाई, शराबबंदी लागू की और बिना दहेज के गांधी विवाह आयोजित कराएं। गांधी विवाह। ठीक, अब आते हैं आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी कैसे रही। तो भारत छोड़ो आंदोलन में समाज के हर तबके ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा और छात्रों की बात करेंगे। स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने इस आंदोलन में सबसे आगे रहकर भूमिका निभाई। वे जुलूस निकालते थे और गुप्त पर्चे बांटकर संदेश वाहक का काम करते थे। महिलाएं जो थी, इन्होंने इतिहास रचा। अरुणा आसिफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा फहराया। सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की मुख्य सूत्रधार थी और उषा मेहता ने रेडियो संभाला। कॉलेज की हजारों छात्राओं ने गिरफ्तारियां दी। किसान आंदोलन की असली रीढ़ देश के किसान थे, चाहे वे अमीर हों या गरीब हों। बिहार, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र के किसानों ने ब्रिटिश प्रतीकों को नष्ट किया। दिलचस्प बात यह थी कि दरभंगा के राजा जैसे बड़े जमींदारों ने भी आंदोलन का समर्थन किया। किसानों ने जमींदारों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं की। सरकारी अधिकारी और पुलिस भी इसमें शामिल रहे। तो पुलिस प्रशासन के निचले स्तर के भारतीय कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों की गुप्त रूप से भारी मदद की, जैसे उन्हें पुलिस छापे की जानकारी पहले दे देना। इस वजह से अंग्रेजों का अपनी ही पुलिस से भरोसा उठ गया। मुस्लिम समुदाय के आम लोगों ने भूमिगत कार्यकर्ताओं को अपने घरों में शरण दी। पूरे आंदोलन के दौरान देश में कहीं भी कोई सांप्रदायिक दंगा या हिंसा नहीं हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने वैश्विक कारणों, रूस पर जर्मनी के हमले से आंदोलन का आधिकारिक बहिष्कार किया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी लाइन छोड़कर आंदोलन में भाग लिया था। अब बढ़ते हैं अंग्रेजों का क्रूर और अमानवीय दमन की ओर। आंदोलन को पूरी तरह कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने आतंक और बर्बरता का सहारा लिया। हालांकि मार्शल लॉ, सैन्य शासन लागू नहीं किया गया था, फिर भी सेना और पुलिस को खुली छूट थी।
ठीक है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू के गैस के गोले छोड़े गए, मशीन गनों से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां चलाई गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 10,000 लोग इस दमन में मारे गए। अखबारों और प्रेस पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। विद्रोही गांवों पर भारी सामूहिक जुर्माना, कलेक्टिव फाइन लगाया गया और लोगों को चौराहों पर बांधकर सरेआम कोड़े लगाए गए। निष्कर्ष क्या निकला? भले ही अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत के बल पर 1942 के अंत तक आंदोलन को ऊपर से दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें पूरी तरह हिला दी। इसने साबित कर दिया कि अब भारतीय जनता को डर कर भारत पर शासन करना या डरा कर भारत पर शासन करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। आइए, तो मुख्य केंद्र रहा इस आंदोलन का। इस आंदोलन के सबसे सक्रिय केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक थे। आंदोलन की रीढ़ समाज के निचले और मध्यम वर्ग यानी छात्र, मजदूर, किसान आंदोलन की असली ताकत यानी रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग, अमीर जमींदार और सरकारी अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी इस आंदोलन से दूर यानी तटस्थ रहे। गहरा राष्ट्रवाद, जनता में राष्ट्रवाद की भावना इतनी गहरी हो चुकी थी कि वो लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, जो लोग उन्हें समाज ने देशद्रोही मानना शुरू कर दिया। स्वतः सेल्फ ड्राइवन पिछले आंदोलन, असहयोग, असविनय, अवज्ञा की तुलना में इस आंदोलन में जनता खुद आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही थी। गांधीवादी रणनीति यही थी कि शीर्ष नेतृत्व कर्म की रूपरेखा तय करता था और जमीन पर उसे लागू करने का काम स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता का होता था। चूंकि 9 अगस्त को ही सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए जनता ने खुद को प्रेरित किया और आंदोलन से जुड़ गई। आज़ादी का अंतिम एजेंडा, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि स्वतंत्रता संग्राम के एजेंडे में अब तुरंत आज़ादी की मांग को शामिल कर लिया गया। इसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता इस मांग से कभी पीछे नहीं हटी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी का ऐतिहासिक उपवास। फरवरी 1943, अंग्रेजों का दबाव। अंग्रेज सरकार लगातार महात्मा गांधी पर दबाव बना रही थी कि वे आंदोलन के दौरान देश में हो रही हिंसा की निंदा करे और उसकी जिम्मेदारी ले। गांधी जी का मुंहतोड़ जवाब, गांधी जी ने हिंसा की निंदा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इस हिंसा की असली जिम्मेदार सरकार, क्रूर दमनकारी नीति ही है, जनता नहीं। 21 दिन का उपवास उन्होंने रखा। इस सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने फरवरी 1943 में जेल के अंदर 21 दिनों के उपवास की घोषणा कर दी। देश विदेश में आक्रोश उठा। गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में गुस्सा फैल गया। हड़तालें और जुलूस निकाले गए। विदेशों से सारे अंग्रेजों पर गांधी जी को तुरंत रिहा करने का दबाव बनने लगा। सरकार के इस अड़ियल रवैये के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 जो भारतीय सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपवास के फायदे क्या हुए, उपलब्धियां क्या हुई? देश की जनता का मनोबल और बढ़ गया। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों का गुस्सा तेज हो गया। ठप पर रही राजनीति, जो पड़ी थी राजनीतिक गतिविधियां, उसको एक नई ऊर्जा मिल गई। दुनिया के सामने अंग्रेजों की क्रूरता और घमंड की घमंड जो है पूरी तरह बेनकाब हो गया। नोट, अंग्रेज जो है सरकार इतनी निर्दयी थी कि वह गांधी जी से कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। वे मानकर चल रहे थे कि इस उम्र में उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी और उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने अपनी इच्छा शक्ति से मौत को मात दी और अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 21 दिन के उपवास से भी गांधी जी वापस आए। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की, इंडियन नेशनल आर्मी की, INA की। प्रथम चरण आता है फर्स्ट फेज, विचार। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में मलाया, ठीक है, या आया, मलाया में आया, सॉरी उन मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। ठीक, वे ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़कर जापानी सेना की मदद से भारत को आज़ाद कराने का फैसला किया। सैनिकों की भर्ती हुई। जब जापान ने युद्ध में पकड़े गए भारतीय सैनिकों, युद्ध बंदियों को कैप्टन मोहन सिंह को
सौंपना शुरू किया तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सिंगापुर के पतन के बाद उन्हें 45,000 युद्धबंदी मिले, जिनमें से 40,000 सैनिक 1942 के अंत तक आईएनए में शामिल होने को तैयार हो गए। पहला डिवीज़न आता है 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों के साथ आईएनए की पहली डिवीज़न बनी। भारत छोड़ो आंदोलन ने इस फौज को नई ताकत दी। जापान से मतभेद हुआ। दिसंबर 1942 आते आते जापानी अफसरों और कैप्टन मोहन सिंह के बीच गंभीर मतभेद हो गए। जापानी चाहते थे कि भारतीय सेना सिर्फ नाम की प्रतीकात्मक रहे और उसकी संख्या 2000 से ज़्यादा न हो, जबकि मोहन सिंह 2 लाख सैनिकों की विशाल फौज बनाना चाहते थे। इस कारण पहला चरण बिखर गया। द्वितीय चरण आता है, सेकेंड फेज। सुभाष चंद्र बोस आते हैं इसमें, ठीक है। इनका आगमन होता है, सुभाष बाबू की एंट्री होती है। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। यहीं से आईएनए का दूसरा और सबसे सुनहरा चरण शुरू होता है। इतिहास। गांधी जी से वैचारिक मतभेद के बाद सुभाष बाबू ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। 1941 में वे भारत में नज़रबंदी से भागकर रूस और फिर जर्मनी हिटलर से मिलने पहुंचे। फरवरी 1943 में वे एक खतरनाक पनडुब्बी यात्रा के जरिए जापान और फिर जुलाई में सिंगापुर पहुंचे। अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने कमान सुभाष बाबू को सौंप दी। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार, अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय बाद में रंगून, म्यांमार बनाया गया। जर्मनी और जापान जैसे धुरी राष्ट्रों, एक्सिस पावर्स ने इस सरकार को मान्यता दी। रानी झांसी रेजिमेंट, महिलाओं के लिए एक विशेष सैन्य दल बनाया गया जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया। जुलाई 1944 में सुभाष बाबू ने रेडियो से गांधी जी को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्रपिता कहा और आज़ादी की अंतिम लड़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा। इम्फाल अभियान असफलता। शहनवाज खान के नेतृत्व में आईएनए की एक बटालियन जापानी सेना के साथ भारत की सीमा पर इम्फाल, मणिपुर में कोहिमा पर हमला करने भेजी गई, लेकिन यहाँ जापानी सेना ने भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें न तो पूरा राशन दिया गया, न अच्छे हथियार, और उनसे छोटे दर्जे के काम कराए गए। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और आत्मसमर्पण के साथ ही आईएनए का यह अभियान रुक गया। सैनिकों को युद्धबंदी बनाकर भारत लाया गया, जिसके बाद देश में उनके बचाव में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1943 का बंगाल का भीषण अकाल, ठीक है। बंगाल फैमिन सबसे प्रभावित क्षेत्र था। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल का इलाका, जिसमें तामलुक, डायमंड हार्बर, ढाका, फरीदपुर और नोआखली शामिल थे। मानव निर्मित त्रासदी थी यह अकाल प्रकृति से ज़्यादा मानव निर्मित थी, मैन मेड था। इसमें 15 से 30 लाख लोग भूख और कुपोषण और उसके बाद फैली जो महामारी थी मलेरिया, हैजा, चेचक के कारण मारे गए। अकाल के मुख्य कारण क्या थे? सैनिकों के लिए अनाज की जमाखोरी, युद्ध में लड़ रहे ब्रिटिश सैनिकों के लिए जो है अनाज और रसद की भारी आपूर्ति की जा रही थी, जिससे आम जनता के लिए अनाज खत्म हो गया। आयात बंद होना, बर्मा यानी म्यांमार पर जापान का कब्जा होने के कारण वहां से आने वाला जो चावल था वो पूरी तरह बंद हो गया। ब्रिटिश सरकार की लापरवाही थी। राहत कार्य बहुत देर से शुरू किया गया। ब्रिटिश केंद्र सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ लिया। राहत सामग्री केवल बड़े शहरों जैसे कलकत्ता तक ही सीमित रही। पैसों की कमी के कारण गरीबों तक मदद नहीं पहुंची। गोपालाचारी फार्मूला सी, राजा गोपालाचारी फार्मूला 1944। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रहे राजनीतिक संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 10 जुलाई 1944 को एक समाधान प्रस्ताव पेश किया, जिसे CR फार्मूला कहा जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से एक अलग पाकिस्तान की अवधारणा को स्वीकार करता था और गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया। फार्मूले की मुख्य शर्तें क्या थी, देख लेते हैं। लीग करे आज़ादी का समर्थन। पहला शर्त था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, अस्थायी सरकार में सहयोग करे। केंद्र जो अस्थायी इंटरिम सरकार बनेगी केंद्र में, उसमें मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे। जनमत संग्रह, ठीक है,
विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट भारत के उन जिलों की सीमा तय की जाएगी जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। फिर वहां की पूरी जनता से वोटिंग जनमत संग्रह कराई जाएगी, वे भारत में रहना चाहते हैं या अलग देश बनाना चाहते हैं। ये भी फॉर्मूले की मुख्य शर्त थी। अगला शर्त है साझा समझौते। यदि देश का विभाजन होता है तो भी रक्षा, डिफेंस, वाणिज्य, कॉमर्स और संचार, कम्युनिकेशन, अन्य आवश्यकताएं जो सेवाओं के लिए दोनों देशों के बीच एक साझा समझौता, ज्वाइंट एग्रीमेंट होगा। शर्त, ये सभी बातें तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से आज़ाद कर देगा। परिणाम क्या हुआ? यह फार्मूला भी फेल हो गया क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे खारिज कर दिया। जिन्ना का कहना था कि जनमत संग्रह में केवल मुसलमान वोट करेंगे, पूरी जनता नहीं। वे समान विषयों यानी साझा समझौते के भी खिलाफ थे। उन्हें पूर्ण संप्रभुता वाला पाकिस्तान चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं। राजगोपालाचारी फॉर्मूले पर जिन्ना की आपत्ति। तो जब राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को करीब लाने के लिए अपना फॉर्मूला 1944 में पेश किया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। जिन्ना की मुख्य आपत्तियां क्या थी? द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस सबसे पहले आधिकारिक रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को स्वीकार करे, यानी यह माने कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र है। सीमित वोटिंग की जिद। फॉर्मूले में कहा गया कि मुस्लिम बहुल इलाकों की पूरी जनता वोट जनमत संग्रह करेगी। जिन्ना इसके खिलाफ थे। उनकी मांग थी कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुस्लिम आबादी को ही वोट देने का अधिकार मिले, पूरी जनता को नहीं। ठीक है। साझा सरकार का विरोध। जिन्ना ने केंद्र में कांग्रेस और लीग की किसी भी तरह की संयुक्त या साझा सरकार, ज्वाइंट गवर्नमेंट बनाने की विचार का कड़ा विरोध किया। अन्य प्रतिक्रिया क्या रही? दूसरी तरफ वीर सावरकर जैसे कट्टर हिंदू नेताओं ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले की तीखी आलोचना की क्योंकि वे देश के विभाजन की संभावना के ही पूरी तरह खिलाफ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देसाई लियाकत समझौता होता है 1945 में। देश में जारी राजनीतिक गतिरोध, डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास किया गया। इस बार केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेचर में कांग्रेस के नेता भूला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के उपनेता लियाकत अली खान ने मुलाकात की। दोनों ने मिलकर केंद्र में एक अंतरिम सरकार, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाने का एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? बराबरी की हिस्सेदारी। केंद्र की अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को केंद्रीय विधानमंडल से बराबर संख्या में 50-50% सदस्य चुनने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण होगा। सरकार में 20% जो सीटें होगी वो अल्पसंख्यकों जैसे सिख, अनुसूचित जाति और ईसाई के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। नतीजा क्या हुआ? यह समझौता भी पूरी तरह फेल रहा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनने के बजाय मतभेद और ज्यादा गहरे हो गए। इस असफलता ने भविष्य में भारत के विभाजन की नींव को और मजबूत कर दिया। अब आते हैं वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। तो वेवेल प्लान जून 1945 में आता है। मई 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एशिया में भारत पर जापान के आक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ था। ब्रिटेन की विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली अनुदारवादी कंजर्वेटिव सरकार चाहती थी कि भारत के राजनीतिक मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इसीलिए उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को, देखिए जब स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध तो कौन था वायसराय, और जब खत्म हुआ तो कौन है वायसराय, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो लॉर्ड वेवेल जो है उसको भारतीय नेताओं से बातचीत करने का निर्देश दिया। जून 1945 में सभी बड़े कांग्रेस नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार समाधान के लिए इतनी जल्दी में क्यों थी? ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। 1945 के मध्य में इंग्लैंड में आम चुनाव होने वाले थे। चर्चिल की पार्टी जो ब्रिटिश जनता को यह दिखाना चाहती थी कि वह भारत की समस्याओं को हल करने में कितने गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों की ओर से भी ब्रिटेन पर लगातार दबाव था कि वह युद्ध में भारतीयों का पूरा समर्थन हासिल करे। भारतीयों को शांत करना। सरकार 1942 के विद्रोह के बाद भारतीयों के अंदर सुलग रहे गुस्से और उनकी ऊर्जा को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ना चाहती थी जो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद हो। वेवेल योजना के मुख्य बिंदु और शिमला सम्मेलन होता है। बात करते हैं लॉर्ड वेवेल के ने जून 1945 में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। वेवेल ने एक नई काउंसिल कार्यकारिणी प्रस्ताव बनाने का प्रस्ताव रखा। पूरी तरह भारतीय काउंसिल
गवर्नर जनरल जो वायसराय है और कमांडर इन चीफ सेना प्रमुख को छोड़कर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। हिंदू मुस्लिम समानता परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बिल्कुल बराबर होगी, इक्वल रखी जाएगी। अंतरिम सरकार या पूर्ण गठित परिषद 1935 के अधिनियम के दायरे में रहते हुए तब तक एक अंतरिम सरकार के रूप में काम करेगी जब तक नया संविधान नहीं बन जाता। वीटो पावर, गवर्नर जनरल का वीटो अधिकार खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन भरोसा दिया गया कि इसका बिना वजह इस्तेमाल नहीं होगा। सहमति की सूची, सभी भारतीय राजनीतिक दल मिलकर सदस्यों की एक सर्वसम्मत सूची वायसराय को सौंपेंगे। अगर सहमति न बने तो दल अपनी अलग अलग सूचियां भी दे सकते हैं। नया संविधान, जैसे ही विश्व युद्ध में ब्रिटेन को अंतिम जीत मिलेगी, भारत में नया संविधान बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाएगी। शिमला सम्मेलन क्यों फेल हुआ, लीग और कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही, इस पे देख लेते हैं। मुस्लिम लीग जिन्ना का अड़ियल रुख था। जिन्ना की जिद थी कि वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को हो। वे किसी भी गैर लीगी मुसलमान का नाम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। जिन्ना को डर था कि अगर अनुसूचित जातियों, सिखों और ईसाइयों ने कांग्रेस का साथ दे दिया तो काउंसिल में मुस्लिम सदस्य अल्पमत सिर्फ 1/3 में रह जाएंगे। पंजाब का मुद्दा, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी के नेता मलिक खिज्र हयात खां जो मुसलमान थे लेकिन लीग में नहीं थे, को लॉर्ड वेबल काउंसिल में रखना चाहते थे, जिसका जिन्ना ने कड़ा विरोध किया। कांग्रेस की आपत्ति क्या थी? कांग्रेस ने वेबल योजना और जिन्ना की मांग का डटकर विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि जिन्ना की मांग कांग्रेस को केवल एक स्वर्ण हिंदू पार्टी के रूप में सीमित करने की साजिश है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी, इसीलिए उसने मांग रखी कि उसे अपने कोटे से सभी धर्मों, संप्रदायों, मुस्लिमों सहित के सदस्यों को मनोनीत करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लॉर्ड वेबल की सबसे बड़ी भूल, वेबल्स मिस्टेक क्या रहा? जब जिन्ना अपनी जिद पर अड़े रहे तो लॉर्ड वेबल ने घुटने टेक दिए और शिमला सम्मेलन को असफल घोषित करके समाप्त कर दिया। इतिहासकार इसे वेबल की बहुत बड़ी भूल मानते हैं, क्योंकि इससे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की स्थिति अचानक बहुत मजबूत हो गई। जिन्ना को लगने लगा कि किसी भी बातचीत को अपनी मर्जी से रुकवा सकते हैं। उन्हें एक तरह की वीटो मिल गई। इस घटना ने लीग को मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि पार्टी के रूप में स्थापित होने का मौका दिया, जिसका असर 1945 से 46 के चुनाव में साफ दिखाई दिया। इसने ब्रिटेन की चर्चिल सरकार के चेहरे को भी बेनकाब कर दिया, जो दुनिया के सामने समाधान का नाटक कर रही थी लेकिन पर्दे के पीछे फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही थी। अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक।